1700, 20, 122 और 114 का छोटा सा पोर्शन आता है। इसमें इंपॉर्टेंस के नाम पे से दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक है आपका 91 और दूसरा ये 114 का क्वेश्चन 23 वाला पार्ट। उसके अलावा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, पर सर आईसीआई का तो तुमको बताइए जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम में दिख जाएगा। तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पूरा खत्म करना है, तो प्लीज एक बार आ जाओ सेक्शन नंबर 91 में। चलो बताओ, देखो स्क्रीन पे देखो, अब तुमको मजा बताइए क्योंकि यू आर बैक इनटू योर फेवरेट जोन व्हिच इज कंपनीज एक्ट। इससे तो मोहब्बत है ही तुमको, ठीक है, वो तो तुमको कब रियलाइज हुआ जब तुम इंटरप्रिटेशन से तुमने प्यार करने गए तो तुमको समझ आ गया नहीं मेरी असली मोहब्बत कंपनीज एक्ट है। फेमा क्राइंग इन द कॉर्नर, फेमा क्राइंग इन द कॉर्नर। हाँ कोई बात नहीं सर, हम 3 रख लेंगे ऐसा। अबे ऋतुजा, आपने ऋतुजा मेरी बात सुनोगे जब प्लीज इधर देखो। ओए हेलो सर, मेरा एक सवाल है आपसे, डू यू नो व्हाट इज रोम? अपने उम्र और अपने सैलरी के हिसाब से इसका मतलब निकालिएगा कृपया करके, और इसमें कोई ई लगाने की जरूरत है नहीं, कृपया करके अपने कमाई के हिसाब से इसका मतलब निकालिएगा और अपने सिलेबस के हिसाब से। रोम का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। हाँ तुम्हारा सैलरी और तुम्हारा लॉ ऐसा है कि तुमको इंडिया के बाहर जाने भी नहीं देता, कुछ भी करना मीटिंग इंडिया में, रजिस्टर इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, बहुत कम केसेस में एक्सेप्शन है, जैसे कि फॉरेन रजिस्टर नाम की चीज है कोई। क्या होता है फॉरेन रजिस्टर? ये रजिस्टर ऑफ मेंबर जो आप कहां पे रखते हो? इंडिया के बाहर। अब ऐसा मेरा एक सवाल है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या होता है? लोगों का नाम होता है और नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो इसे पूरा लिस्ट बना हुआ है नाम का, पूरा नंबर ऑफ शेयर्स का लिस्ट बना हुआ है। अब ऐसा मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। ओए मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों का क्या ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है ये रोज चेंज होता है कि 15 दिन में कि 1 महीने में? कैसे? अगर मान लो मैंने अपना शेयर बेच दिया, मेरे पास जब तक शेयर था तो मेरा नाम रजिस्टर में था, तो शुभम और शेयर्स लिखे हुए थे। अब मैंने मेरा शेयर्स किसको बेच दिया? इशू को बेच दिया। तो मैंने जब मेरा शेयर्स इशू को बेचा तो मेरा नाम काटना होगा और इशू का नाम लिखना होगा। अब ये जो चीज है ये कब होती है? डेली बेसिस पे होती है कि कोई पीरियोडिकल बेसिस पे? सर ये ना डेली बेसिस पे होती है। मतलब आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। किसी ने बेचा नाम हटाओ, किसी ने खरीदा नाम जोड़ो, तो बहुत सारी चीजें होती रहती है। और आज के टाइम पे तो सर बिकॉज ऑफ NSDL एंड बिकॉज ऑफ CDSL ये चीज जो है ये ऑटोमेटिक हो गई है कि सिस्टम अपने आप कर लेता है, पर पहले ये सब चीजें मैनुअली होती थी। तो सर आप लोगों को आपने अभी अभी पढ़ा है आपने क्या? When you interpret in law, you have to go into the historical setting कि उस समय क्या होता था। तो सर उस समय पे क्या होता था ना, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, डीमैट वगैरह इतना ज्यादा नहीं था। तो तब मेरे को एक बात बताओ, रोज रोज कैसे रजिस्टर मेंटेन करोगे? और भाई एक बात बताऊं क्या, कंपनी कभी भी अगर बोनस देने वाली होती थी या कंपनी अगर कभी भी डिविडेंड देने वाली होती थी ना, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते थे। तो सर तब ना कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया कि तू रजिस्टर ऑफ मेंबर को चाहे ना तो तू क्लोज कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लोज कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, दो मेरा नोट्स। सर ये मेरा मान लो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। क्या है ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्या? नहीं, आएगा 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 आएगा, आजा आजा। अरे रे रे, कैमरा नीचे करो, हट। ये देखो भाई, ठीक है, ये तुम्हारा रजिस्टर मेंबर, ठीक है सर। इसमें सारी चीजें चल रही है, मतलब आप सारे चेंजेस किए जा रहे हो, सारे चेंजेस हटाए जा रहे हो, सब चेंजेस हो रहे हैं रजिस्टर मेंबर में बराबर। अब मेरे को क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरे को सर डिविडेंड देना है या मेरे को क्या करना है? बोनस चेंजेस हो रहे रजिस्टर मेंबर में बराबर। अब मेरे को क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरे को सर डिविडेंड देना है या मेरे को क्या करना है? बोनस देना है। तो सर जब डिविडेंड या बोनस होता है ना तो लोगों की खरीदी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं क्या बैठ के चेंजेस करता रहूं क्या? तो लॉ ने तुमको एक ऑप्शन दिया, एक काम कर भाई, तू रजिस्टर को ना कुछ दिन के लिए क्लोज कर दे। क्लोज कर देना मतलब क्या? तुम लोग खरीदी बिक्री करो, मैं अपडेट नहीं करूंगा। मेरे लिए शेयर होल्डर्स जो है ना वो फ्रीज हो गए हैं, मतलब यही मेरे शेयर होल्डर हैं और मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा 10 दिन तक। ये 10 दिन के बीच में मैं क्या करूंगा? डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगा, और एक बार हो गया डिक्लेयर, डिविडेंड का डेट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? वापस इसको ओपन करके चेंजेस करना शुरू कर दूंगा। बट मैं टेम्पररीली क्या कर सकता हूं? मैं अपने रजिस्टर को क्लोज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रजिस्टर को क्लोज कर सकता हूं। सर आप समझ रहे हो ये पावर क्यों दिया? क्योंकि उस समय रजिस्टर में डेली चेंजेस जो होते थे वो मैनुअली होते थे, और कोई स्पेशल डेट आ रहा है ना तो वो स्पेशल डेट के आसपास सेल परचेज बहुत ज्यादा हो जाता था। इसलिए हमने बोला लॉ कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो रजिस्टर को क्लोज कर सकता है। पर सर क्लोज करने के भी कुछ प्रोविजन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप एक बार क्लोज करें, मान लो आज तुमने क्लोज किया, 2 साल के लिए टोटल क्लोज कर दो एक साथ, कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा ना। तो लॉ ने बोला सुन भाई, एक साथ तू मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज कर सकता है, एक साथ तू मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज कर सकता है। दूसरा, तूने एक बार क्लोज किया ना, अच्छा सर क्लोज किया 30 डेज के अंदर, फिर से ओपन कर दिया और फिर उसके 2 दिन बाद फिर क्लोज कर दिया 30 डेज के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, साल में मैंने 10 बार क्लोज कर दिया, 10 बार क्लोज कर दिया, कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए।
मतलब 365 दिन में से 300 दिन तो आपका रजिस्टर इनिशियल ईयर का मैक्सिमम कितना होगा पता है? 45 डेज। मतलब वन टाइम का मैक्सिमम कितना होगा? 30 डेज। मतलब एक बार मैक्सिमम तो 30 दिन के लिए बंद कर सकता है, पर पूरे साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए क्लोज कर सकता है। अरे सुन रहे हो क्या तुम मेरी बात? क्या समझे सर? बताओगे मैडम आप? क्या समझे? हाँ, वन टाइम में 30 डेज। ओके, सुनो मेरी बात। सर क्या कहा फाइनली ये कहा कि एक पूरे साल भर में आप कभी भी बंद करोगे तो मैक्सिमम 30 डेज के लिए बंद कर सकते हो, और पूरे साल में टोटल मिला के मैक्सिमम 45 डेज के लिए बंद कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो। सर अगर ये मेरा पूरा साल है, मैंने बंद किया रजिस्टर को यहाँ पे मैंने 10 दिन के लिए बंद किया, यहाँ पे मैंने 15 दिन के लिए बंद किया, और यहाँ पे मैंने 10 दिन के लिए बंद किया, चलता है क्या? सर टोटल कितना हुआ? पार्टिसिपेट करो राजा। टोटल कितना हुआ? 35। और एक बार में कितना है? मैक्सिमम 30, मतलब 10 15 10 है, तो ये आप कर सकते हो। पर वही अगर मैं करूं, यहां पे मैंने पहली बार 5 दिन के लिए बंद किया, दूसरी बार 5 दिन के लिए बंद किया, तीसरी बार 32 डेज के लिए बंद कर दिया, तो भाई तुम्हारा टोटल कितना हो रहा है? 42। साल में 42 डेज है, मतलब 45 से कम है, पर ये तूने गलत कर दिया। यहां पे तू 30 डेज के लिए बंद नहीं कर सकता। मतलब देखो जितनी बार बंद करना है बंद कर, पर एक बार में मैक्सिमम 30 दिन, और आपका टोटल मिलाकर के मैक्सिमम 45 डेज का प्रोविजन है। अब मेरी बात सुनो सर, जब भी आपने रजिस्टर जिस दिन क्लोज किया ना, उसके कम से कम 7 डेज पहले आपको न्यूज़पेपर में बताना पड़ेगा। कहां बताओगे राजा? न्यूज़पेपर में बताओगे। कम से कम 7 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में बताओगे क्या? कि मैंने अपना रजिस्टर क्लोज करने वाला हूं। मैं मान लो सर आप अपना रजिस्टर क्लोज करने वाले हो 15 फरवरी 2025, तो आप इसके 7 दिन पहले, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या समझ लो सर, आप समझ लो 7 फरवरी को क्या कर दो? आप ऐड रन कर दो। ऐड कितने? 2 न्यूज़पेपर में। गेस कर सकते हो कौन सा? एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर। वहां पे ऐड रन करोगे, और ऐड रन करके क्या बोलोगे? मैं रजिस्टर क्लोज करने वाला हूं। तुम लोगों को ये पहले से पता होना चाहिए। सर रजिस्टर क्लोज होने का मतलब क्या है पता है? आप लोग कोई ट्रांसफर भी करोगे ना, तो वो ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब समझो, अगर सलमान ने जैकलीन को दिया और जैकलीन ने जाके कंपनी को बोला कि भैया मेरे को मिल गया है, तू लिख ले, तो कंपनी क्या बोलेगा? OS3। क्यों? अभी रजिस्टर क्या हो रखा है? क्लोज हो रखा है। तो क्लोज के वक्त ना तो शेयर्स ट्रांसफर होंगे और ना ही कोई ट्रांसमिशन होगा। क्लोजर मतलब रजिस्टर अब बंद है। सर ये चीज है ना आज के डेट में नहीं चलती, जनरली नहीं चलती, पर करना चाहो तो कर लो। आज के डेट में क्या चलता है पता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट। क्या होता है सर रिकॉर्ड डेट? तुमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी दिन आपका डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, तो डिविडेंड किसको मिलेगा उसका आप एक रिकॉर्ड डेट बनाते हो। रिकॉर्ड डेट मतलब क्या? इस दिन जितने भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड मिल जाएगा, आगे पीछे वाले गए तेल लेने, तो आपको उसके बाद रजिस्टर क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और खास करके तो अब NSDL CDSL आ गए ना, तो मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी उनका है, कंपनी को कोई परेशानी नहीं है। अरे आप मेरी बात समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर मेरा एक सवाल है, आपको मैंने एक बात बोली थी कि जो फॉरेन रजिस्टर होता है उसको प्रिंसिपल रजिस्टर वाले ही सारे प्रोविजन लगते हैं। हाँ क्या? पेज पलटाओ, सेक्शन 88 में जाके देख के आओ, ये लाइन दिख रहा है क्या? पेज पलटाओ, सेक्शन 88 में जाके देख के आओ, ये लाइन दिख रहा है क्या तुमको? वो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में दिख रहा है क्या? डीम्ड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर, मतलब जो प्रोविजन प्रिंसिपल रजिस्टर को अप्लाई होगा वही प्रोविजन क्या आपके फॉरेन रजिस्टर को भी अप्लाई होगा? हाँ जी सर। अब मेरे को एक बात बताओ राजा। ओ हेलो, क्या फॉरेन रजिस्टर बंद हो सकता है? क्लोजर ऑफ फॉरेन रजिस्टर, सर फॉरेन रजिस्टर का सेम प्रोविजन है। क्लोज कितने दिन के लिए हो सकता है? मैक्सिमम 30 डेज।
एक साल में 45 डेज क्लोजर के पहले 7 दिन पहले आपको न्यूज़पेपर में ऐड देने पड़ेंगे। कितने? 2, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश और एक, मतलब तुम बोल रहे हो तुम जाओगे थाईलैंड में, तुम्हारा फॉरेन रजिस्टर है, उधर तुम्हारा रजिस्टर बंद कर रहे हो, एक इंग्लिश में छाप दिया, एक मराठी में छाप दिया। हाँ, कि बोले बंद कर अपन कल नहीं खोलने वाले। कैसे न्यूज़पेपर में क्या छापेगा मराठी में? अब मराठी में क्या छापेगा? अगर तू देखो ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा रजिस्टर बंद है, आता आमची रजिस्टर बंद आहे। वाव, हाँ आमची नहीं, च नहीं, च आएगा, आमची। आता आमचं रजिस्टर बंद है, ऐसा छाप दोगे थाईलैंड में, प्रेजेंट करते हैं। पर मान लो सर लंदन में हो, फॉरेन रजिस्टर रखा है, मराठी में छाप दिए, उड़ीसा में छाप दिए, ओडिया में। अरे भाई तू क्या कर रहा है? तेरे को 2 लैंग्वेज चाहिए, वो भैया 2 लैंग्वेज नहीं, तो उसको इंग्लिश में छाप दे, वहां पे इंग्लिश और वर्नाक्युलर नहीं लगेगा। एक बार आओ सर सेक्शन 88 में, पेज नंबर 7.2। सर वहां पे देखो जो रूल 7 फॉरेन रजिस्टर का टेबल बना हुआ है, उसमें 4th पॉइंट क्या लिखा है? इंस्पेक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर, वहां पे बाजू में क्या लिखवा रखा है मैंने? होल्ड। अब पढ़ो सर क्या लिखा है? फॉरेन रजिस्टर शेल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एंड मे बी क्लोज एंड एक्सट्रैक्ट और कॉपीज में बी टेकन एज एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल रजिस्टर। सर आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। Advertisement before closing foreign register shall be inserted in at least 2 newspapers circulating in the place where the foreign register is kept. English and vernacular नहीं, आपका जो भी फॉरेन रजिस्टर जहां पे सर्कुलेट जहां पे है, वहां पे जो भी 2 न्यूज़पेपर चल रहे उसमें तू क्या कर देना, तू अपना ऐड दे देना। अरे समझे क्या सर? क्योंकि क्या पता तुम कोई ऐसे कंट्री में हो जहां का इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज है ही नहीं, मतलब उनके लिए इंग्लिश इज नॉट अ नॉर्मल लैंग्वेज। जैसे आज अगर आप कहां पे जाओ, अगर आप यूरोप में अगर आप मान लो जापान जाओ, जापान में वो लोग इंग्लिश नहीं समझते। सर अगर आप फॉर एग्जांपल स्पेन वगैरह भी जाओ, तो वहां पे भी स्पेनिश बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश समझने को राजी नहीं है। वो रहते यूरोप में पर फिर भी इंग्लिश समझने को राजी नहीं है, तो वहां पे इंग्लिश पेपर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमने इंग्लिश भी नहीं बोला, हमने बोला एनी 2 न्यूज़पेपर विच इज इन सर्कुलेशन इन दैट एरिया। अरे समझ ला का सर, बस इतना समझे क्या? सर ये लॉ से मैथ्स कहां आ गया? हाँ सर क्या है? 7:30-45 7 डेज पहले बताना, मैक्सिमम 30 दिन के लिए बंद रखना, 45 दिन तक के लिए साल में मैक्सिमम, और 91। एक काम करना, ये राजा ये अमन सर के पास लेके चले जाना। शुभम सर ने बोला है ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप हमको क्रैक करके दे सकते हो क्या? क्या बोलेंगे बोलना सर, आप रिकॉर्ड करके लेके आना, ठीक है? सुनो मेरी बात सर, ये क्या है? सर ये क्या है? ये समझ गए तुम? ये पूरा सेक्शन नंबर 91 है। 91 के बाद क्या पढ़ना है राजा अपने को? 91 कहाँ हो तुम? 7 पॉइंट $89, $90, $91, $92, $93, $94 हो चुका है, $95। आ जाओ सर। ये देखो बहुत डिफिकल्ट है, तुम लोग सह पाओगे कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर सर लिखा है रजिस्टर्स। हो गया 95? ओ माय गॉड, जितनी देर तुमने हो गया बोलने में लगाया ना, उतने में पढ़ के हो भी जाता। और तो रिविजन, और तुमको मैं बताऊं कैसे याद है हो गया, क्योंकि तुम्हारे बाजू में मार्किंग है। अगर वो साफ होता ना, मजाल है तुम लोगों को याद होता कि ये हो गया है। प्रोविजन क्या है बताओ? हाँ वो नहीं हुआ है, वो बताते हैं हम। आपका हो गया, हमारा बचा है। आपका हो गया, हमारा बचा है कि नहीं? पढ़ लो भाई, इतनी दूर आए हो। द रजिस्टर्स, देयर इंडाइसेस एंड कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ एनी मैटर डायरेक्टेड टू बी इंसर्टेड देयरइन अंडर दिस एक्ट। मतलब सर अगर आपने रजिस्टर में कोई मैटर इंक्लूड किया है तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा, है कि नहीं मैडम? अगर आपने रजिस्टर में कोई मैटर इंक्लूड किया है तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा कि मैटर जो डायरेक्टेड था वो उसमें इंसर्टेड हो गया है। ठीक है? सुनो ओए,
रजिस्टर में कोई चीज ढंग से लिख दी तो ये माना जाएगा कि तुमने, जैसे कि अगर तुमने सलमान का नाम काट के जैकलीन का नाम लिख दिया तो ये माना जाएगा कि जैकलीन जो है वो प्राइमा फेसी शेयर होल्डर है। रजिस्टर को आप गलत नहीं मानोगे, प्राइमा फेसी रजिस्टर को सही माना जाएगा। इतनी बेसिक सी बात है सर, क्वेश्चन इस पे कभी नहीं आ सकते, इसको कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 2 मार्क का एमसीक्यू आ सकते हैं, क्योंकि सर तुम मेरे को एक बात बताओ, आईसीआई को पता है ना अगर सेक्शन 95 फेंक के मारूंगा तो पक्का विकेट जाएगा। ये तो आईसीआई को पता है ना। तो कितने मार्क्स का भी हो, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स में तुम क्या लिखोगे? जो एक लाइन आती है वो भी याद नहीं आएगी। तो 4 मार्क्स क्या, नील बट्टे सन्नाटा। तो इसलिए आईसीआई के लिए क्या है, वो बहुत प्यारा प्यारा सेक्शन है कि वो फेवरेट सेक्शन है। आगे आ जाओ सर। 114 सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसपे आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिखेगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और अपने स्क्रिबल में अच्छे से लिख लेना यदि आपके पास स्क्रिबल है तो। लैग आया, अब ठीक है। पहली बार फेस टू फेस वालों को भी लगाया, ऑनलाइन वालों आया, मैं आया। एक नंबर 114 क्या था? 114 क्या था? OR/SR। मेरे को एक बात बताओ, OR और SR का फर्क तो आपको पता है, वो तो छोड़ दो। सर मेरा आपसे एक सवाल है, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग थी, क्या था? एनुअल जनरल मीटिंग। बात ये हुई थी रेजोल्यूशन 1, रेजोल्यूशन 2, रेजोल्यूशन 3, रेजोल्यूशन 4 और रेजोल्यूशन 5, 5 रेजोल्यूशन पास करने की बात थी। ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना सर। इसके लिए भी OR लगना था, इसके लिए भी OR, इसके लिए भी OR, इसके लिए भी OR और इसके लिए भी OR। पांचों के लिए क्या लगना था? OR। सर मेरा आपसे एक सवाल है, हम लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तुम लोग क्या हो? सारे के सारे शेयर होल्डर हो। हमने सोचा कि यार 5 रेजोल्यूशन है, पांचों के लिए OR लगेगा। एक काम करते हैं, और हमको लगभग अंदाजा है कि तुम लोग सबके लिए हाँ बोलोगे। डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, हाँ। बोनस दे दें, हाँ। लगभग तुम लोग सबके लिए हाँ बोलोगे, ये हमको पूरी पूरी सर्टेनिटी है। तो हमने बोला है एक एक रेजोल्यूशन प्रपोज करेंगे, तुम एक एक लोग वोट करोगे, हम काउंट करेंगे। उससे अच्छा इन सबको मिला करके एक सिंगल रेजोल्यूशन ले ले क्या? इन सबको मिला करके एक सिंगल रेजोल्यूशन ले लेते हैं। हम आपसे आगे क्या पूछेंगे? हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके तुमसे पूछेगा, शेयर होल्डर हजरात हजरात हजरात, हम लोगों के पास 5 रेजोल्यूशन है। पहले में इसको अपॉइंट करना है, दूसरे में इसको निकालना है, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये। आप लोग अपना वोट हाँ या ना में दे दो। अगर आपने हाँ दिया तो 5 रेजोल्यूशन पास, आपने ना बोला तो 5 रेजोल्यूशन फेल, जैसी तुम्हारी मर्जी। सर क्या ये चीज आप कर सकते हो? मन से मत बोलो। अभी तक जितना आपने लॉ पढ़ा है, क्या कहीं पे आपको रोक लगाया गया है? अभी तक आपने जितना लॉ पढ़ा है, क्या उसमें आपको कहीं रोक लगाया गया है? नहीं सर। तो कर ले सर। एग्जाम में क्वेश्चन आया था that the directors are proposing to take 10 resolutions in one go. Is it allowed? सर क्यों नहीं? आप इमोशनली नहीं बोलना, मेरे को बताओ लॉ में कहीं लिखा है क्या? आपने सेक्शन 114 पढ़ा क्या? 114 में ऐसा लिखा है कि एक आइटम के लिए एक रेजोल्यूशन होना चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, कहीं रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखा है। तो क्या करोगे सर? हाँ नहीं, वो आंसर है, रुक जाओ। और कुछ अभी तक जितना मैंने पूछा उसमें सर अभी तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अभी तक के मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं 5 रेजोल्यूशन को एक साथ प्रपोज कर सकता हूं। पर राजा आपका ना एक सेक्शन 162 है जो क्या कहता है पता है? जो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी मेड विथ अ separate resolution. Appointment of directors to be made with a separate resolution. Separate resolution मतलब क्या? आप एक अलग से रेजोल्यूशन पास करोगे किसका? क्या करने के लिए? डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। ओए ओए हाँ सुन ले, हाँ आप ही एकदम जो उस कॉर्नर में जो बीच वाले में 2 जन बैठे हैं ना, उसमें जो भी अपने जो भी डिस्ट्रैक्टेड था थोड़ा सा, ठीक है? सुनो मेरी बात, क्या कहा सर मैंने? प्लीज 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 मेरी बात ध्यान से सुनो सर। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर ये प्रोविजन जो लिखा है, क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी मेड विद अ सेपरेट रेजोल्यूशन। ये अगर नहीं होता तो क्या होता? मेरी बात ध्यान से सुनना सर। मैंने मान लो रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है,
अब मान लो एक रेजोल्यूशन था कि हम मुकेश अंबानी को अपॉइंट करेंगे, क्या मैं ओके हूं? मैं 100% ओके हूं। एक रेजोल्यूशन 2 और आया कि हम रतन टाटा जी को भी अपॉइंट करेंगे, तो मैं उसमें भी 100% ओके हूं। पर सर एक तीसरा रेजोल्यूशन था जहां इन्होंने बोला हम एन मोदी को भी अपॉइंट करेंगे, और मैं इसके 100% अगेंस्ट में हूं। एन मोदी मतलब नीरव मोदी भाई, एन मोदी मतलब नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी जी का क्या काम है रिलायंस में? डायरेक्टली कोई काम नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? नीरव मोदी को अपॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर मुकेश अंबानी और नीरव मोदी की जमती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज राजा, प्लीज। सर आपको पता है सारे शेयर होल्डर पहले वाले के लिए मान जाएंगे, दूसरे वाले के लिए मान जाएंगे, तीसरे वाले के लिए कतई नहीं मानेंगे। तो आपने क्या बोला? अलग अलग रेजोल्यूशन लेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे? ग्रुप में रेजोल्यूशन लेंगे कि एक रेजोल्यूशन जिसमें मुकेश अंबानी, रतन टाटा और नीरव मोदी तीनों आ रहे हैं, या तो तीनों आएंगे या तीनों नहीं आएंगे। अब सर शेयर होल्डर तो दुविधा में आ गया, बोला यार ये क्या गलत बात है यार, ये तो मेरे को तो मुकेश अंबानी चाहिए, मेरे को रतन टाटा जी चाहिए, लेकिन मेरे को नीरव मोदी नहीं चाहिए। तुम ये तीनों मेरे पे फोर्स कैसे कर सकते हो? तो इसलिए लॉ ने बोला कि ताकि शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा गलत ना हो, इसलिए जब तुम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, तो एक डायरेक्टर का एक अलग से रेजोल्यूशन। Each director shall be appointed by way of a separate resolution। मतलब क्या? पहले मुकेश अंबानी आके स्टेज में खड़े होंगे, तुम लोग हाँ या ना बोलोगे, ORSR पास होगा। फिर अपने रतन टाटा जी आके खड़े होंगे, उनके लिए हाँ या ना बोलोगे, और तीसरा नीरव मोदी आएगा, उसके लिए आप हाँ या ना बोलोगे। तीनों को अलग अलग रखो। पर सर एक बात बताऊं क्या? ये सिर्फ डायरेक्टर के लिए है, और आज तक कहीं पे भी किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये कि फर्ज करो, इधर देखो, अगर मेरे जो 5 रेजोल्यूशंस थे ना, कौन से? ये पांच में मान लो ये जो दूसरा वाला था ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए था, और ये चौथा वाला था ये किसके अपॉइंटमेंट के लिए था? डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसमें आंसर ये होगा कि जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट वाला है ना, वो तो तुमको सेपरेट लेना पड़ेगा, तुमको सेपरेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 162 है ना। कौन है? 162। पर सर जो बाकी 3 है ना, ये वाला और ये वाला, आप मिला के कर सकते हो। रेजोल्यूशन 1, 3 और 5 आप मिला के कर सकते हो, क्योंकि लॉ में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉ में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप इस केस में ये जो 5 रेजोल्यूशन है, इसको आप 3 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे 3 सर? सबसे पहले आगे आप रेजोल्यूशन नंबर 2 पास करोगे, जहां पे आप क्या बोलोगे कि भैया अरे सुन लो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरा चैप्टर नंबर 7 की बैंड बच जाएगी अगर नहीं लिखोगे तो। सर सबसे पहले आप आके रेजोल्यूशन 2 लोगे, आप बोलोगे सुनो हमको मुकेश अंबानी को अपॉइंट करना है, हाँ या ना बोलो। फिर दूसरे में आप आके रेजोल्यूशन 4 लोगे कि सुनो हमको नीरव मोदी को अपॉइंट करना है, हाँ या ना बोलो। सर ये दोनों अलग अलग करना जरूरी था क्या? ऑफकोर्स जरूरी था, क्योंकि 162 है। उसके बाद एक तीसरी बार आओगे जब आप बोल सकते हो कि मैं रेजोल्यूशन 1, 3 और 5 तीनों को मिला करके एक साथ अप्रूव करना चाहता हूं, क्या तुम लोग ओके हो? सर ये तीनों को मिला करके आप एक साथ कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर आप बाकी दोनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो सर जब एग्जाम में सवाल क्या आया था पता है? एग्जाम में सवाल आया था कि 10 रेजोल्यूशन है, जिसमें से 2 डायरेक्टर के रेजोल्यूशन है और 8 जो है अदर देन डायरेक्टर अदर रेजोल्यूशन। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है कि 10 के 10 रेजोल्यूशंस को एक साथ मूव किया जाए। एक साथ मूव मतलब क्या? एक साथ प्रपोज किया जाए। तुम्हारा क्या विचार है इस पे? तुम बोलना सुनो, वैसे तो लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आपका सेक्शन 162 कहता है कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा। तो आप कृपया करके ये जो 2 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है ना, इनके लिए 2 रेजोल्यूशन पास कर लो, और अगर आपकी मर्जी है तो बाकी 8 रेजोल्यूशंस के लिए आप 1 रेजोल्यूशन पास कर लो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि लॉ में आज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर 2 डायरेक्टर को अलग से अपॉइंट करना पड़ेगा। एक लाइन बोलो, समझोगे? इसका मतलब ये 10 रेजोल्यूशन भी 3 रेजोल्यूशंस में खत्म हो सकते हैं। 3 कैसे? डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, बाकी 8 के 8 रेजोल्यूशन। अरे समझ लगा है? एनी डाउट्स? कोई सवाल किसी को है तो भाई शो ऑफ हैंड्स। एनी क्वेश्चन प्लीज? 2 जन फेक उठा लो भैया। फेक ऐसे? हाँ शो ऑफ। कोई है एक्चुअल में डाउट्स? कोई नहीं? ठीक है चलो परफेक्ट। सर ये आपका 114 में एक बार आओ राजा। 114 में ना एक ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक है, पेज नंबर 7.24। उसका सेकेंड पॉइंट पढ़ो, उसका सेकेंड पॉइंट पढ़ो। गाइज ऑलवेज फील फ्री टू गिव मी इनपुट्स टू इंप्रूव माई बुक।
जैसे कि मैंने तो पूरी कोशिश करी क्वेश्चन बैंक में जितने भी पॉइंट्स है उसको मैं अपने आंसर समरी नोट्स में डाल दूं, पर अगर आप पढ़ रहे हो और आपको क्वेश्चन बैंक में कोई नई लर्निंग हुई जो आपको लगता है समरी नोट्स में आपको लिखना पड़ा, तो आप लिखने के बाद उसका फोटो मेरे को भी टेलीग्राम पे भेज दो ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट एडिशंस में ऐड कर सकूं, बिकॉज योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि मुझसे कुछ छूट सकती है एक दो चीजें जो एक्स्ट्रा ही है वैसे भी, पर आप लोग मेरे को बता दोगे ना तो मैं ऐड करके ग्रुप में भी बता दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी क्या कर सके, ऐड कर सके। अरे समझे क्या? यस सर। लिख लिया तुम लोगों ने? सॉरी पढ़ लिया? जल्दी पढ़ो। सर सेक्शन नंबर 117 पे आ जाओ प्लीज इधर। भैया सेक्शन 117 ना बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं इधर? कंपनी में कोई भी रेजोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो ओआर हो, चाहे वो एसआर हो, चाहे वो बियर हो। बियर क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन हो। सर कंपनी में कोई भी मटेरियल अग्रीमेंट हो रहा हो, कोई भी मटेरियल अग्रीमेंट हो रहा हो, सर ये सब बातें ना जाके उनको बताना पड़ेगा। बहुत दिन से नहीं मिले यार उनसे। कहेगा कहाँ तुम बेटा बड़ा हो गया है, अब कहाँ हमको पूछेगा, अब तो तू फेमा जनरल क्लॉज एक्ट आईओएस जैसी बातें करता है, कहाँ तू हमारी बातें करेगा। हमने कहा रो मत, आते हैं वापस। हमने क्या कहा सर, सेक्शन नंबर 117 इतना सिंपल है। क्या कहते हैं कि आपके जितने भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन, जितने भी बोर्ड रेजोल्यूशन, जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं, सारे के सारे आपको किसको फाइल करना पड़ेगा? आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। सर पढ़ो क्या लिखा है। दिस प्रोविजन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट। पहला स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा रेजोल्यूशन अग्रीड टू बाई ऑल द मेंबर्स। इसका मतलब क्या है सर? यूनानिमस रेजोल्यूशन। लिखो सर इसका मतलब क्या है? यूनानिमस रेजोल्यूशन। उसके बाद सर एक बार लास्ट लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? एनी अदर रेजोल्यूशन। लास्ट वाला पॉइंट जो है उसमें क्या लिखा है? एनी अदर रेजोल्यूशन। मतलब इसमें ओआर भी आ जाएगा क्या? हाँ सर इसमें ओआर भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? एनी अदर रेजोल्यूशन। फिर सर उसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ो, फोर्थ वाला, ये डब्बे वाला। ये डब्बे में क्या लिखा है? एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। सर पहले 3 रेजोल्यूशन क्या थे? ओआर भी आ जाएगा क्या? हाँ सर इसमें ओआर भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? एनी अदर रेजोल्यूशन। फिर सर उसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ो, फोर्थ वाला, ये डब्बे वाला। ये डब्बे में क्या लिखा है? एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। सर पहले 3 रेजोल्यूशन क्या थे? ओआर, एसआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन कैसे लिखा? रेजोल्यूशन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स। और फिर उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन, और उसके बाद देखो सर अग्रीमेंट्स में, अग्रीमेंट में देखो, अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के अग्रीमेंट्स के बारे में बताओ। सर एक सेकेंड, सुन दो बस एक सेक्शन याद दिला देना तो इनको भी। वो सेक्शन 388 क्या है? याद होगा तुमको 388 क्या है? पूछ ले। चल वापस बैठ जा। ना तो तेरे तू काम आया ना तेरे दोस्त काम आया। चल वापस बैठ जा। थोड़ी देर बात करना, बस 5 मिनट। सर क्या कहा 388 क्या है? एक्सपर्ट्स कंटेंट। उसके नीचे क्या है? 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसमें 5 डॉक्यूमेंट अटैच कर दे। उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? मटीरियल अग्रीमेंट्स में अग्रीमेंट्स विद एनी एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता था। सर 2 अग्रीमेंट रजिस्टर करवाने पड़ते थे। एक अगर देखो ना पेज पलटा के, ओए 389 पेज नंबर क्या है? 11.5। उसमें देखो ना राजा क्या लिखा है? 2 अग्रीमेंट है। एक अग्रीमेंट है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी, दूसरा अग्रीमेंट है मटीरियल अग्रीमेंट, नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंटर्ड इन द प्रीसीडिंग 2 years। सर ये अग्रीमेंट्स आपको आरओसी को जमा करना पड़ता था। सर वहां पे भी आप अपने एमडी और होल टाइम डायरेक्टर का अग्रीमेंट सबमिट कर रहे हो, यहां पे भी वही है। अगर आपने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है, क्या किया है राजा? अपॉइंटमेंट हुआ है या रीअपॉइंटमेंट हुआ है या कोई वेरिएशन हुआ है? अपॉइंटमेंट मतलब पहली बार डायरेक्टर बनाया और पहली बार मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, रीअपॉइंटमेंट मतलब दोबारा बनाया, या वेरिएशन मतलब सैलरी बढ़ा दी, सैलरी कम कर दी, इसको क्या कहते हैं? वेरिएशन। इसके लिए कोई भी अग्रीमेंट हुआ है ना, ये भी किसको फाइल करोगे? आरओसी के पास। उसके बाद सर अगला वाला देखो, रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट विच हैज बीन अग्रीड बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। छोड़ दो, ऐसे काटो। रेजोल्यूशन टू बी बाउंड अप,
तुमने बोला हमारी कंपनी को बंद कर दो, हम वाइंड अप करवाना चाहते हैं, वो भी आप आरओसी को फाइल करोगे। और लास्ट में सर रेजोल्यूशन पास्ड अंडर 179(3), आप ब्रैकेट में लिख लो अदर बोर्ड रेजोल्यूशंस, अदर बोर्ड रेजोल्यूशंस। ये सब आपको किसको फाइल करना पड़ेगा? आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और सर नीचे जो ये लाइन लिखा है ना, इसको ऐसा काटो, ये जो नीचे 3 लाइन लिखे है उसको काटो और सब छोड़ो। सर ऊपर देखो क्या दे रहे हो आरओसी को। सर पहले शेयर होल्डर के बारे में बताओ, ओआर, एसआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में बताओ, बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी अदर बोर्ड रेजोल्यूशन।